हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निगम ज्ञान। मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट कुशलदीप शुक्ला। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर DU LLB 2022 को लेकर एक फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें हमने अब तक लॉ ऑफ टॉर्ट्स और क्रिमिनल लॉ को कवर कर लिया था। उसी सीरीज़ की कंटिन्यूएशन में हम आज से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बिल्कुल बिगिनिंग से, और ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उससे कवर होता है। इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, और इस सीरीज़ को हम पूरा कवर करने के लिए जाके जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से वो भी हम उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फ्री क्रैश कोर्स का पूरा हेल्प मिल सके। और अगर आप LLB के सेमेस्टर स्टूडेंट हैं या आप LLM के स्टूडेंट हैं, या फिर आप किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप जुडिशरी के एस्पिरेंट हैं, तो आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो फ्रेंड्स, लेट बिल्कुल नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो क्या मेजर क्वेश्चन बनते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, पर्टिकुलरली DU LLB के एंट्रेंस एग्जाम में, या फिर आप सेमेस्टर एग्जाम के भी देखें तो क्या जो अगर आप मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि जो कंपनी रूल था वो 1773 से लेके 1858 तक चला था। तो इस दौरान में 1773 से लेके 1858 में कुछ ऐसे एक्ट थे जिनका ईयर भी पूछ लेता है और उन एक्ट का नाम भी पूछ लेता है कई बार। तो हम उन एक्ट और उनके ईयर की बात कर लेते हैं एक बार। तो 1773 में जो था वो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसने रेगुलेशन की बात करी थी। उसके बाद 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट जो है इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद फ्रेंड जो 1813 से लेके 1853 तक चार्टर एक्ट्स आया डिफरेंट, जो कि 20 ईयर्स के गैप में थे। जो इनको याद करने का तरीका ये हो जाता है कि सारे जो चार्टर एक्ट्स मोस्टली हैं वो 20 ईयर्स के गैप्स में आए। फॉर एग्जांपल 1813 चार्टर एक्ट, उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट, उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट। तो इसमें कई बार ईयर वाइज पूछ लेता है, या फिर चार्टर एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ ये पूछ लेता है। इसी तरह से फ्रेंड्स, और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि इन दिस पीरियड कंपनी एक्सप्लॉइटेशन ऑन पीक दैट लेड टू 1857 रिवॉल्ट। फ्रेंड्स, क्या हुआ कि कंपनी जो थी उसने इतना मतलब अत्याचार किया इंडियंस पे कि वो एक रेवॉल्ट का उसने रूप ले लिया कि लोग मतलब रिवॉल्यूशन करने पे उतर आए। तब 1857 में रिवॉल्ट हुआ। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर आप क्राउन रूल की बात करें तो क्राउन रूल जो था उसने कंपनी को टेक ओवर कर लिया 1858 में, और 1858 से लेकर 1947 तक जो आपका क्राउन रूल चला, उस 1858 से लेकर 1947 तक के जो आपका जो सिनेरियो था उसमें कौन कौन सी ईयर इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से एक्ट्स उसमें इंट्रोड्यूस हुए, उस बारे में हम बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। उसके बाद 1871 से लेकर 92, और उससे 92 से लेकर 1909 तक इंडियन काउंसिल एक्ट्स आए डिफरेंट ईयर्स में। मतलब कि कई सारे ईयर थे, जैसे 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1861 का काउंसिल एक्ट। तो डिफरेंट काउंसिल एक्ट थे और उसमें डिफरेंट बातें हुई। तो मेनली हमें अक्सर क्या नाम, अगर आप LLB के कॉन्टेक्स्ट से देखो तो यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखो तो काफ़ी डिटेल में पूछता है कि कौन से एक्ट में क्या क्या बातें हो रही हैं। बट अगर आप एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना होता है, मगर हाँ, आपसे ईयर या फिर एक्ट का नाम अक्सर पूछ लेते हैं। उसी तरह से फ्रेंड 1932 में कम्युनल अवार्ड इंट्रोड्यूस हुए, और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि आप सबको पता है कि उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं वो बहुत सारी कंट्रीज़ के फीचर्स से भी बोरो करे गए। साथ ही साथ उसके मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो हैं वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिए गए। तो उसमें फ्रेंड्स क्या हुआ कि इसमें एबॉलिश ऑफ डायरकी एंड बाइकैमेलिज्म की बात हुई। उसके बाद 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि इंडिपेंडेंस दिलाने में उसका सपोर्ट रहा। तो उसमें क्या क्या हुआ उस बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो तो 1934 में क्या हुआ कि आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पुट फॉरवर्ड बाय M N रॉय। अब ये अक्सर क्वेश्चन बनता है कि जो आइडिया ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसका था, वो पर्सन का नाम पूछ लेता है, तो वो रहेगा M N रॉय। उसी तरह से फ्रेंड्स 1935 में फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने फर्स्ट टाइम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी। उसके बाद 1940 में अगस्त ऑफर आया, जिसमें डिमांड हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और ये एक्सेप्ट हो गई प्रिंसिपल के तौर पे।
उसके बाद 1942 में फ्रेंड्स क्रिप्स प्रपोजल था विच एक्सेप्टेड डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग। जो मुस्लिम लीग थी वो हमेशा से बाइकआउट करती थी किसी भी डिसीजन का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का, क्योंकि वो एक सेपरेट कंट्री की बात डिमांड कर रहे थे, एक सेपरेट कंट्री बनाने की बात कर रहे थे। तो मुस्लिम जो लीग थी वो हमेशा से एक रिवॉल्यूशनरी वाले फॉर्म में रही, हमेशा से ज़्यादा सपोर्ट उसका रहा नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान जो था वो पुट फोर्थ किया गया फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और इसने क्या करा, ये जो था इसके तौर पे जो मुस्लिम लीग थी वो यहाँ भी कम सेटिस्फाइड थी। इसी तरह से फ्रेंड 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी वो कैबिनेट मिशन प्लान के तौर पे 1946 में कॉन्स्टिट्यूट हुई। ये आपका ईयर जो है 1946 काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस 1946 में भी एक डेट है जो कि है 9 दिसंबर 1946, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें क्या मेजर इवेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग अंडर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग थी वो किस डेट को हुई, यानी कि 9 दिसंबर 1946, और उसमें प्रेसिडेंटशिप किसकी थी। तो अगर टेम्परेरी प्रेसिडेंट की बात करो तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसी तरह से फ्रेंड्स 13 दिसंबर 1946 को लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज प्रेसिडेंट, जे.एल. नेहरू मूव्ड हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच अडॉप्टेड 27 जनवरी 1947। फ्रेंड्स हुआ क्या, 13 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जो थे वो उसके प्रेसिडेंट बने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, और जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने पूर्ण स्वराज यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो पास कराया, और डेट जो इंपॉर्टेंट है वो है 22 जनवरी 1947। इसी तरह से फ्रेंड्स आफ्टर 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट कुछ चेंज आए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, वो क्या हुए वो बताता हूँ इसमें। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेड अ फुली सॉवरेन बॉडी, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी 1947 के बाद में एक फुली सॉवरेन बॉडी बन गई। इट ऑल्सो बिकम लेजिस्लेटिव बॉडी चेयर्ड बाय जी.वी. मामलांकर एंड द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। तो जो अपनी फर्स्ट पार्लियामेंट यानी कि जो पार्लियामेंट जो थी वो पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कहलाती थी, और 1947 के बाद ये एक फ्री पार्लियामेंट बनी, और इसके जो फर्स्ट स्पीकर हुए वो जी.वी. मावलंकर थे। तो अक्सर क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन था, तो वो जी.वी. मावलंकर जी थे। और करंट स्पीकर का भी क्वेश्चन बन जाता है, तो वो आप अपना करंट अफेयर के हिसाब से उसमें अपडेटेड रहें कि करंट स्पीकर कौन है। इसी तरह से फ्रेंड जो स्ट्रेंथ थी वो रिड्यूस हो गई 299 से 29 में, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो विड्रॉ कर लिया उसने, मुस्लिम लीग जो थी उसने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। 26 नवंबर 1949 जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट डे माना जाता है। क्यों, क्योंकि द मोशन ऑफ अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड एज ए पास्ट इट कंटेन अ प्रियम्बल विच हैड 395 आर्टिकल्स 8 शेड्यूल्स। आप देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, इसमें से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डे जो कब माना जाता है, जो जिस दिन आपको कॉन्स्टिट्यूशन बना वो है 26 नवंबर 1949। उसके बाद अगर ये पूछा जाए कि आपसे जो इनिशियल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने आर्टिकल्स थे, कितने शेड्यूल्स थे, तो वहाँ पे आपका हो जाएगा 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। और करंट सिनेरियो क्या है, करंट पोजीशन क्या है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 चूज एज अ डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो आपका जैसे आप 26 जनवरी जिसे बोलते हो वो कब मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसका कमेंसमेंट हुआ। बिकॉज पूर्ण स्वराज डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 1930 आफ्टर लाहौर सेशन। फ्रेंड जो आपका पूर्ण स्वराज जो डे था वो 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता था, उसी की तर्ज पे ये 96 जनवरी जो थी उसको आपका कमेंसमेंट डेट माना गया, और उसी को हम रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हैं। फ्रेंड्स अब इसकी बात करते हैं कि टोटल स्ट्रेंथ क्या है। जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो 389 थी। 296 सीट्स वर अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया एंड 93 सीट्स फॉर प्रिंसली स्टेट्स। जैसा कि आपको पता था कि पहले जो अपना जो कंट्री था वो डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था, तो उसमें जो 399 में से 296 सीट्स थी जो वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट थी, और 93 सीट्स थी जो वो प्रिंसली स्टेट का पार्ट थी। और पार्ट जिसमें से लोग जो थे, जिसमें जो मेंबर्स थे वो पार्टली नॉमिनेटेड थे और पार्टली इलेक्टेड थे। इट कम्प्राइज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी इसमें हर तरह के मेंबर्स थे, हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, पारसीज और एंग्लो इंडियंस। महात्मा गांधी वॉज नॉट मेंबर ऑफ इट। जो महात्मा गांधी जी थे वो इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में अगर बात करें आप, तो इसमें क्या था, इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन इंडिया की बात हुई थी। जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था उसमें क्या क्या चीज़ें डिमांड्स थी वो एक बार देख लेते हैं। कि इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन इंडिया होगा, जस्टिस जो होगी वो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल होगी, ऑल पावर डिराइव फ्रॉम पीपल, यानी कि पीपल जो रहेंगे वो आपके वो सुप्रीम अथॉरिटी रहेंगे। तो जैसे कि आपने प्रियम्बल अपना देखते हो तो बी द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये एक ऑब्जेक्ट था। और फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन,
सभी मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, थॉट्स की आज़ादी होनी चाहिए, और बिकम द बेसिस ऑफ प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो एक तरह से देखा जाए कि जो प्रियम्बल की सारी फीचर जो हम आप देखते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही आए थे। उस तरह से फ्रेंड अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ की, जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ थी, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देयर वर अराउंड 8 मेजर एंड 15 माइनर कमिटीज़। वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट कमिटीज़ ओनली, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ को डिस्कस करेंगे जिसमें से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। तो अगर आप देखें तो यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट्स जो कमेटी थी उसके जो हेड थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन और एडवाइजरी कमेटी के जो हेड थे वो सरदार पटेल थे। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर देखो तो आप डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे उसके हेड थे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड स्टेयरिंग कमेटी के हेड जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अदर इंपॉर्टेंट सब कमिटीज़ लाइक फंडामेंटल राइट्स कमेटी जो थी वो JB कृपलानी ने हेड करा था उसको, और माइनॉरिटीज़ कमेटी के हेड HC मुखर्जी थे। फ्रेंड्स अगर आप क्रिटिसिज्म की बात करें, कुछ क्रिटिसिज्म भी हुई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, तो उसको ये बोला गया कि इट वॉज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, बिकॉज कुछ मुस्लिम लीग जो थी वो उसको बाइकआउट करती थी, बिकॉज जो मेजॉरिटी थी वो हिंदूज़ की थी, और इट वाज नॉट अ सॉवरेन बॉडी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो टाइम लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन का, इसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया कि ये काफ़ी लंबा टाइम लगा। ऑल्दो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और रिटन फॉर्म में है, तो ये ईयर भी पूछ लेता है कि कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। तो ये जो टाइम जो है वो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, ठीक है, और लगभग 6.4 मिलियन रुपीज़ का खर्चा आया। और इट वाज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। ये भी इस बात से भी दिक्कत थी, इस बात का भी क्रिटिसिज्म था कि इट वाज डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस, डोमिनेटेड बाय लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस। एक्चुअली आपको पता होगा कि मोस्टली जो, चाहे आप सरदार पटेल की बात करो या BR अम्बेडकर की बात करो, ये सारे लॉयर्स भी रहे हैं, एडवोकेट्स भी रहे हैं, तो और ये लोग पॉलिटिशियंस भी थे। तो ये इसका बात का भी क्रिटिसिज्म हुआ कि इट वाज डोमिनेटेड बाय द पॉलिटिशियंस एंड लॉयर्स एंड डोमिनेटेड बाय द हिंदू कम्युनिटीज़। जैसा कि आप सबको पता है कि हिंदू कम्युनिटी जो थी वो मेजॉरिटी में थी, तो उनका इस बात का भी क्रिटिसिज्म हुआ कि इसमें एक पर्टिकुलर सेक्ट का ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने बात कर ली द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो जो मेजर क्वेश्चन बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के इस पार्ट से वो मैंने भी इसमें कवर कर दिए हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल निगम ज्ञान, और ये वीडियो जो है आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। और कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ हमारी शुरू हो गई है, इस सीरीज़ में हम अब लाते रहेंगे डिफरेंट लेक्चर्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। Thanks, friend.